हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस जय प्रक्रम का पार्ट 4। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों बना दिया है। आप चाहे तो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है ऑलरेडी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सुधांशु चौधरी। तो चलिए अपने वीडियो पर की तरफ चलते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छिद्रांत तक पहुँचते पहुँचते ही बंद कर दिया था, उसके लिए सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो आज हम छोटी आंत को पढ़ लेते हैं। छोटी आंत किसे कहते हैं, ये उसकी परिभाषा है। पूरी तरह से नहीं पचे हुए भोजन को, यानी जो पूरी तरह से भोजन नहीं पचा हुआ होता है, यानी जो अमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है, अमाशय से जो भोजन होता है वो छोटी आंत में आता है तो पूरी तरह से पचा नहीं होता है। तो ये वही यहीं पर लिखा है। और वो अमाशय से जो छोटी आंत में आने के बाद ही, छोटी आंत में आने के बाद पूरी तरह भोजन पच जाता है। पहले सुनिए, पहले होता क्या, पहले हमारे मुख में भोजन रहता है। मुख से उसके बाद ग्रास नली में आता है। उसके बाद आता है इसमें अमाशय में आता है। उसके बाद आएगा क्षुद्रांत, यानी छोटी आंत में आता है। क्षुद्रांत या छोटी आंत आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, हमारा पाचन मुख से ही शुरू होता है, क्योंकि हम जटिल कणों को हम खाते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, तो वही हो गया पाचन। तो मुख से पाचन हो गया, मुख से कुछ पाचन हुआ लेकिन पूरी तरह से पाचन नहीं हुआ। फिर ग्रसिका में आया, ग्रसिका से आमाशय में आया। आमाशय में दो रस निकलते हैं, एंजाइम और अम्ल, जिसकी सहायता से भोजन का पाचन हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसके बाद जब छोटी आंत में आता है तब भोजन पूरी तरह से पच जाता है। तो यही पूरा चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देख लीजिए, पूरी तरह से नहीं पचे हुए भोजन को, जो पूरी तरह से भोजन नहीं पचा हुआ आता है, यानी अमाशय में जो पूरी तरह से भोजन नहीं पचा हुआ होता है उसको कहा जा रहा है। पचे हुए भोजन को अमाशय के बाद, यानी अमाशय के बाद छोटी आंत या क्षुद्रांत में ले जाया जाता है। अमाशय के बाद छोटी आंत में ले जाया जाता है किसको, जो पूरी तरह से भोजन नहीं पचा होता है उसको। और छोटी आंत में जाने के बाद भोजन पूरी तरह से पच जाता है, और छोटी आंत में जाने के बाद भोजन पूरी तरह से पच जाता है। ये था छोटी आंत की प्रक्रिया, छोटी आंत की परिभाषा, कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए उसके बाद हेडिंग है अवशोषण। अवशोषण किसे कहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं अवशोषण किसे कहते हैं। ये मेरा नोट्स नहीं है, ये मेरे दोस्त का नोट्स है जो बहुत पुराना था, लेकिन राइटिंग थोड़ा बेकार है, तो आप समझ सकते हैं। आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ उससे भी आप लिख सकते हैं। तो छोटी आंत के बाद आ गया अवशोषण। अवशोषण किसे कहते हैं ये देख लेते हैं हम। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत या क्षुद्रांत के भित्ति द्वारा किया जाता है। यानी जो छोटी आंत होता है उसमें अवशोषण होता है किसके सहायता से, छोटी आंत के भित्तियों द्वारा। यानी मान लीजिए ये छोटी आंत की नली है और इसके जो बगल वाला दीवार है उसी को ही हम छोटी आंत की भित्ति कहते हैं। उसकी सहायता से ही अवशोषण किया जाता है तथा इसके भित्ति के अंदर अंगुली जैसे प्रवर्ध बने होते हैं। तो इसकी भित्ति जो ये है, इसके भित्ति के अंदर मान लीजिए ये है, अंगुली जैसे कुछ प्रवर्ध बने होते हैं, जस्ट लाइक ऐसे ही प्रवर्ध बने होते हैं, जो अवशोषणीय क्षेत्र को बड़ा कर देते हैं। जो अवशोषणीय क्षेत्र को ये जब फूलते हैं तो इसको बड़ा कर देते हैं, इसको बड़ा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर थोड़ा फैल जाएगा, तो अवशोषणीय क्षेत्र को बड़ा कर देते हैं, जिसे हम दैर्घ्यरोम कहते हैं। यानी जो अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं उन्हें ही हम दैर्घ्यरोम कहते हैं। तथा दैर्घ्यरोम में बहुत अधिक रुधिर वाहिनिकाएं पाई जाती हैं, जिससे वह पचे भोजन का अवशोषण कर
पूरे शरीर में रक्त द्वारा भेज दिए जाते हैं। भेज देती हैं या भेज दिए जाते हैं। जो पचा हुआ भोजन होता है उसे अवशोषण कर रुधिर वाहिकाओं की सहायता से पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है या रक्त द्वारा भेज दिया जाता है। अब उसके बाद दूसरा हेडिंग है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण किसे कहते हैं, अब देख लेते हैं। स्वांगीकरण किसे कहते हैं? कोशिकाओं में पहुंचाया गया अवशोषित भोजन, जो भोजन अवशोषण कर लिया गया है उसे हम रक्त द्वारा कोशिकाओं में पहुंचा रहे हैं, उसी को कहा जा रहा है अवशोषित भोजन। जो अवशोषण हो चुका है भोजन ऊर्जा उत्पन्न करके, अवशोषित भोजन जो होता है उस ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न करके तथा कोशिकाओं के पदार्थों को बनाने में काम आता है। जो अवशोषित भोजन होता है वो ऊर्जा उत्पन्न करता है और कोशिकाओं के पदार्थों को बनाने में कार्य आता है या काम में आता है। इसे ही हम स्वांगीकरण कहते हैं। ये बहुत शॉर्ट है, अब याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या हेडिंग था? उसके बाद हेडिंग था बहिक्षेपण। बहिक्षेपण जैसे जैसे बुक में दिया है वैसे वैसे ही मैंने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। बहिक्षेपण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें अनपचे पदार्थ है, अनपचे भोज्य पदार्थ अर्थात अपशिष्ट पदार्थ, ये अपशिष्ट है, अपशिष्ट ये स है, आधा स ट है, अपशिष्ट ये अ है। वह प्रक्रिया जिसमें अनपचे भोज्य पदार्थ अर्थात अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल लिया है। बहिक्षेपण का मतलब यही होता है, आप समझ सकते हैं कि बाहर निकालना। हमारे शरीर से जो मल मूत्र है उसको ही बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यह बहिक्षेपण कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थों का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये पूछा जाता है कि बहिक्षेपण प्रक्रिया में मलमूत्रों का बाहर निकलने की प्रक्रिया को किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आप कह सकते हैं गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा हेडिंग क्या था? ये आपका मनुष्य में पूरा पाचन खत्म हो गया। और उसके बाद आता है, उसके बाद प्रश्न, बुक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर हम देखेंगे। स्वपोषी पोषण और तथा विषम पोषी पोषण में अंतर दीजिए। ये मैंने पढ़ाया है। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं, पार्ट 1 में। तो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का, और पार्ट 4 तो बन ही रहा है। तो देख लेते हैं आंसर इसका। स्वपोषी पोषण आप ऐसे लिखिएगा, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ बीच में अंतर दे दीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं अपने समझकर। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं पहले लिख दे रहा हूँ मैं। स्वपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें पादप और पौधे क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल की उपस्थिति में भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? यानी पेड़ पौधे जो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल तथा जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तथा इनमें कुछ जीवाणु भी आते हैं। और ये एक अंतर विषम पोषी पोषण में क्या होता है? वे पोषण जिसमें जीव, ये जीव इधर से होगा, वे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। वह पोषण जिसमें जीव, ये वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, जैसे हम लोग नहीं बनाता है, जबकि दूसरे पौधों यानी पादपों, हरे पौधों तथा
हरे पौधों पर निर्भर रहता है, यानी वह पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीवों अर्थात पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, उसी को हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। इनके अंतर्गत मानव, जीव, कवक, फफूंद आदि आते हैं। ये हो गया पहला प्रश्न आपका। अब आएगा दूसरा प्रश्न, क्या दिया है उसको देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री ये है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री वातावरण या प्राकृतिक से प्राप्त की जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल, ऐसे ही लिख सकते हैं आप। उसके बाद है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको बहुत पूछा जाता है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, तो देख लेते हैं। उत्तर इसका यही है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका अत्यधिक आवश्यक है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका अत्यधिक आवश्यक है, जो आमाशय में अम्लीय माध्यम उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को बहुत क्रियाशीलता प्रदान करता है। यानी फिर से देख लेते हैं, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका बहुत अत्यधिक आवश्यक है, जो आमाशय में अम्लीय माध्यम को उत्पन्न करता है। अम्ल हमारे आमाशय में अम्लीय माध्यम को उत्पन्न करता है, जिसके कारण पेप्सिन और एंजाइम जैसे एसिडों को और क्रियाशीलता प्रदान होती है। यह भोजन के साथ बाहर से आए जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं ये भोजन के साथ जो हम खाते हैं उसके साथ कुछ जीवाणु भी आते हैं, जिससे ये नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया अम्ल की भूमिका क्या है हमारे आमाशय में, ये प्रश्न था। उसके बाद है पाचन एंजाइम का क्या कार्य है? अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। पाचन एंजाइम का क्या कार्य है, लिख सकते हैं। देखिए आंसर क्या है, पाचन प्रक्रिया में बहुत सारे एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो पाचन तंत्र में उपस्थित पाए जाते हैं। ठीक है, ये एंजाइम जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदल देते हैं। और नोट में मैंने लिख दिया है, एंजाइम वे रसायन हैं जो कोशिकाओं में होने वाली अभिक्रियाओं को तीव्र करती हैं। साथ सभी एंजाइम जटिल प्रोटीन होती हैं। ये क्वेश्चन पूछाता है एंजाइम क्या होती हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है जटिल प्रोटीन आता है, तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है सभी एंजाइम जटिल प्रोटीन होती हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? यानी पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। पचे हुए भोजन का क्षुद्रांत में अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का क्षुद्रांत में अवशोषण होता है। क्षुद्रांत की दीवारों पर अंगुली समान प्रवर्ध बने होते हैं, मैंने अभी बताया, जिसे दीवार या भित्ति कुछ भी कह सकते हैं। अंगुली ऐसे प्रवर्ध बने होते हैं जिन्हें हम दैर्घ्य कहते हैं। दैर्घ्य कहते हैं। ये अवशोषणीय क्षेत्र को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बड़ा कर देते हैं। इनमें रुधिर वाहिनिकाओं की अधिकता होती है, जिसमें रुधिर वाहिनिकाएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, अधिकता होती हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पाई जाती हैं, जिससे भोजन अवशोषित होकर शरीर के प्रत्येक अंग या कोशिका तक पहुंचता है। ठीक है, और दोस्तों इतने क्वेश्चंस पूरा करने के बाद अब हमने पहला क्वेश्चन भी पढ़ लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हम लोग 5 क्वेश्चन में ही पढ़ लिया एक ही वीडियो में। अब
मैंने सोचा कि कुछ और भी आपको पढ़ा दें। मैं अब श्वसन स्टार्ट करता हूँ। श्वसन क्या होता है, श्वसन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन की बहुत सरल परिभाषा है। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे श्वसन किसे कहते हैं तो आपको एक लाइन में मिल जाएगा। और उसके बाद मैं श्वसन कितने प्रकार के होते हैं वो आपको पढ़ा देता हूँ। श्वसन किसे कहते हैं ये आपको डायरेक्ट यही हेडिंग लिखना है। इन सब प्रश्नों के बाद मनुष्य में श्वासोच्छ्वास और श्वसन, कुछ भी कर सकते हैं, श्वासोच्छ्वास और श्वसन, ठीक है। श्वासोच्छ्वास दो प्रकार के होते हैं, अंतःश्वसन और उच्च श्वसन। ये क्या लिखा है, जीव वातावरण। श्वासोच्छ्वास होता क्या है, तो हम श्वसन कैसे लिखते हैं, जब पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तभी वो भी लेते हैं और हम भी लेते हैं। यानी पेड़ जब कार्बन ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम लेते हैं और हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे लेते हैं। यही वातावरण में, यानी हमसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और उनसे हम में ऑक्सीजन आता है। यही पूरी प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। अब श्वासोच्छ्वास दो प्रकार के होते हैं, अंतः श्वासोच्छ्वास और उच्च श्वासोच्छ्वास। तो इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। अंतः श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, अंतः श्वसन श्वसन के दौरान वृक्क गुहा फैल जाता है, यानी जो हमारी छाती होती है वो फैल जाती है और पसलियां से सलहन पेशियां सिकुड़ जाती हैं, और पसलियों से सलहन पेशियां सिकुड़ जाती हैं, और जो हमारी सलहन पेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। वृक्क ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। जो हमारी छाती होती है वो ऊपर की ओर बाहर की ओर ऊपर तथा बाहर की ओर गति करता है जब हम सांस को अपने अंदर लेते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी छाती फूलती है और थोड़ा आगे की ओर जाती है। गुहे में वायु का दाब कम हो जाता है, और जो गुहा होता है उसमें वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भर जाती है, तब वायु फेफड़ों में भर जाती है और जो वायु होता है वो हमारे फेफड़ों में भर जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका अंतः श्वसन। अब आ जाते हैं हम उच्च श्वसन किसे कहते हैं इस पर। उच्च श्वसन के दौरान ये उसका उल्टा है, उल्टा जैसे हम सांस को अंदर लेते हैं और ये उच्च श्वसन है उसको हम बाहर करते हैं। किसके रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम सांस लिए फिर उसको बाहर छोड़े, ठीक है। उच्च श्वसन के दौरान वृक्क गुहा अपने मूल आकार में आ जाता है, यानी जो हमारी श्वसन सांस लेने के पश्चात हमारे छाती ऊपर की ओर तरह फैलती है, उसको जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ जाती है और अंदर की ओर जैसे था वैसे ही रहती है, ठीक है। पसलियों की पेशियां स्थिर हो जाती हैं, यानी पसलियां जो होती हैं वो स्थिर हो जाती हैं। वृक्क अपने स्थान पर आ जाता है, वो फिर शांत हो जाता है, अपने स्थान पर आ जाता है। गुहे में वायु का दाब बढ़ जाता है और जो गुहा होता है उसमें वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फेफड़ों से बाहर निकल जाता है। ये हो गया आपका उच्च श्वास। आप देख सकते हैं, लिख लीजिए कैसे मैंने लिखा है। अब अंतः श्वसन मैंने पढ़ाया है। श्वासोच्छ्वास के दौरान मैंने मनुष्य में श्वासोच्छ्वास और श्वसन को ऐसे पढ़ाया है। और उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने पढ़ाया आपको ये कुछ प्रश्न थे। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन और वो पांचवा क्वेश्चन था, ठीक है। और उसके पहले अवशोषण किसे कहते हैं ये भी पढ़ा है। स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, ये सब मैंने पढ़ाया। उसके बाद क्षुद्रांत जो था उसको भी मैंने पढ़ाया। अब मिलते हैं आपसे पार्ट 5 में, जिसमें अब हम श्वसन को कुछ आकृति बनाकर पढ़ेंगे और कैसे भिन्न पादपों द्वारा ग्लूकोज विखंडन होता है, एटीपी का निर्माण कैसे होता है, एडीपी क्या होता है, एटीपी क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए अगला, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।